हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का मॉडल प्रैक्टिस सेट फिफ्थ। तो जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए क्योंकि अपकमिंग एग्जाम के जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या क्या रखा गया है। देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रखा गया है 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो इसके लिए मैंने आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था। क्लॉक में क्या करना है, जब भी मिलने की बात की जाए, ओवरलैपिंग की बात की तो क्या करो, 60/11 मल्टीप्लाई बाई आवर कर दो। आवर आपका कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, तो सिंपली आप क्या करो ना, 60/11 मल्टीप्लाई बाई 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 180/11, जो बराबर होगा 16 सही 4/11 की। तो जो आपका टाइम होगा वो क्या होगा, 3:16 सही 4/11। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि विजय को याद है उसके पुत्र का जन्मदिन 25 और 30 जनवरी के बीच में है, मतलब 25 और 30 जनवरी के बीच में किसका जन्मदिन है, विजय का। तो 1 2 3 ऐसे कुछ गैपिंग बना लेते हैं हम लोग। उसके बाद बोला गया जबकि उसकी पत्नी सुधा को याद है कि जन्मदिन 22 और 27 जनवरी के बीच है, मतलब अब पीछे चलते हैं तो 22 और 27 27 के बीच में है। ठीक है, दैट मीन्स जो डेट होगी वो कौन सी होगी, तो ये वाली डेट बच जाती है। ये डेट कौन सी होगी, 26। तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया ए बी सी और डी में से प्रत्येक के पास 1,000 रुपये है। ए बी सी और डी सबके पास कितना है, 1,000 रुपये है, 1K है सबके पास। उसके बाद से बोला जा रहा है ए बी को रुपए देता है 200। ए बी को कुछ पैसे देता है, और कितने पैसे देता है, 200 रुपये दे देता है। उसके बाद बोला गया है जो सी को रुपए देता है 100। तो यहाँ पे जो जो लिखा है वो हमेशा बगल वाले पास वाले पर्सन के लिए होता है। बी के लिए बोला है, बी कितना दे रहा है सी को, बी दे रहा है सी को 100 रुपये। ठीक है, अब बोला जा रहा है जिसे डी से रुपए 300 मिलते हैं, मतलब किसे, तो सी को भी डी से रुपए मिलते हैं। देखो, सी को भी रुपए मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, 300 मिल रहा है। किससे मिल रहा है, डी से। मतलब देखा जाए तो कायदे से इसके पास 400 रुपये एक्स्ट्रा है कंपैरिजन टू अदर। अब देखो, आपके पास 4 ऑप्शन है, बोला गया कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अब बोलो सी सबसे धनवान है कि नहीं, डेफिनेटली सबसे धनवान है, तो ये तो सही लिखा गया है। डी सबसे निर्धन है, डी सबसे निर्धन है, ये भी बात सही कही गई क्योंकि उसने 300 रुपये शेयर किए थे। अगला चीज जो बोला गया है वो ये बोला गया है ए और डी के पास मिलाकर जितने रुपए हैं सी के पास उससे अधिक रुपए हैं। अच्छा बताओ, ए के पास 1,000 था, निकाल दिया 200 निकाल दिया तो उसके पास बचा कितना, 800। डी के पास 1,000 था, उसने 300 निकाल दिया तो उसके पास कितना बचा, 700। अब दोनों को जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना हो रहा है, ये 1500 हो रहा है। अब बोला जा रहा है कि सी के पास दोनों का मिला के उससे भी अधिक है। सी के पास तो है 1,400 रुपये ना, 1,000 पहले से है, 400 और मिला। तो ये स्टेटमेंट जो दिया गया वो गलत दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया यदि किसी सांकेतिक भाषा में बीट को लिखा गया GIDV तो SOUP को क्या लिखा जाएगा। अभी देखो कैसे करा है इसको, BEAT, बीट को लिखा गया है GIDV। अब इसको कैसे सॉल्व किया, तो B से जब G तक जाएंगे तो B के बाद CDEFG कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये +5 हो रहा है कि नहीं। E के बाद I जाना है तो E के बाद FGHI +4। अगला क्या है, तो A के बाद D जाना है तो +3, और ये क्या है, UB +2। ठीक है, वही काम करना है, 5 4 3 2 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो यहाँ पे रखो सूप को, SOUP को। ठीक है, अब इसमें कितना जोड़ दो, 5 +5 +4, फिर ये देखो U में +3 एंड +2। तो S में 5 जोड़ोगे तो क्या होगा, TUVWX, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, X। O में 4 जोड़ दो, O होता है 15, 4 जोड़ दोगे तो 19 हो जाएगा, ये हो जाएगा S। U में 3 जोड़ दो, U का प्लेस वैल्यू होता है 21, और 3 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 24। 24 किसका होता है, अब देखो जब तक आपको पता नहीं होगा ना तब तक आप कर नहीं पाओगे। तो किसका वैल्यू होता है 24, X का वैल्यू होता है। ठीक है, उसके बाद से P है, तो क्या होता है, P होता है 16, और 2 जोड़ दोगे तो हो जाएगा
18, तो 18 किसका होता है? आर का। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका क्या है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अ फ्रेंड ऑफ माइंड को, ठीक है, निश्चित कोड में ऐसा लिखा गया, अ फ्रेंड ऑफ माइंड, ठीक है, को कैसे लिखा गया है? तो 4916। माइंड लॉस्ट ऑफ मेटल को लिखा गया है कैसे? 3109। अ पीस ऑफ मेटल को लिखा गया है 7163। तो पीस का जो कोड है वो क्या होगा? ठीक है, अब देखो पहले तो हम छाट लेते हैं सारी चीज़ों को। ए यहाँ पे है ना, इस वाले में ए नहीं है और इस वाले में ए है। और कुछ देख लेते हैं, दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ पे ऑफ है, ठीक है, और इस वाले में भी ऑफ है। दोनों में क्या नंबर कॉमन है? 4916 और 16। देखो 16 निकल गया ना, अभी 73 बचा हुआ है। अब इसमें देखो मेटल लिखा है, तो मेटल इसमें भी है, मेटल इसमें भी है। दोनों में क्या कॉमन है? देखो यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, सारे निकल गया। तो पीस का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यहाँ पे 7। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया, वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रमुख ऐतिहासिक घटना के शताब्दी समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है चौरी चौरा शताब्दी समारोह, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द नामित किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आत्मनिर्भरता, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, आत्मनिर्भरता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या क्या दिए गए थे? वर्तमान गणना के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या 12,852 है। पूर्व वर्ष की गणना की अपेक्षा इस अवधि में तेंदुओं की संख्या 60% की वृद्धि हुई है। और थर्ड है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है। अब बताना है कि कौन सा सत्य कथन है, आपको चूज करना है। तो जो सत्य कथन है वो 2 ही कथन है, कथन 1 और कथन 2। ठीक है, महाराष्ट्र से रिलेटेड यहाँ पे कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लें। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के जो विजेता हैं वो हैं रंजीत सिंह डिसाले। याद रखेंगे ऑप्शन बी, रंजीत सिंह डिसाले। अगला क्वेश्चन है, बजट 2021-22 में केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में से किस योजना पर सर्वाधिक व्यय किया जाएगा? वो कौन सी योजना है जिसमें सबसे ज़्यादा खर्चा किया जाएगा? तो वो योजना है मनरेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यू राइज का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? यू राइज का संबंध किस राज्य से है? तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है, सराहनीय कार्य करते हुए बाघों की आबादी को दुगुना करने के लिए किसे टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किसे किया गया आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर ए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, 91वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो ये आयोजित किया गया था पणजी में, याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पणजी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किसे वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी? तो दादा साहब फाल्के से सम्मानित करने की घोषणा जिनको की गई थी उनका नाम है रजनीकांत, याद रखेंगे रजनीकांत, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 30वां व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो 30वां व्यास सम्मान से सम्मानित करने वाले जो पर्सन थे उनको वो कौन थे? प्रोफेसर शरद पगारे, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर शरद पगारे। अगला क्वेश्चन है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है।
तो सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला जो देश है भारत के साथ वो कौन है? बांग्लादेश। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? नेपाल में जो राष्ट्रगान होता है उसके रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता है पीके राय। याद रखेंगे आप ऑप्शन नंबर सी, पीके राय। अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? बताना है निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 द्वीपों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया जिस राज्य में, वो कौन सा राज्य है? मणिपुर है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन है सिरसी सुपारी पहली एरेका नट है जिसे भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह सुपारी किस राज्य में उगाई जाती है? जीआई टैग वाली सुपारी किस राज्य में उगाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? द हेग में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द हेग। अगला क्वेश्चन है हेमिस गोप्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में। याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा लद्दाख। अगला क्वेश्चन दिया गया मधुबनी कला, देखो काफी प्रचलित होती है। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? कौन सी जगह पे प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मिथिला में। कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो ये मिथिला। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है तेरताली का लोक नृत्य है, मतलब तेरताली कहाँ का लोक नृत्य है आपको ये बताना है। तो ये है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मंदिर एलोरा, मतलब यहाँ पे डैश से आपको बताना है। मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं। सबसे बड़े मंदिर में से एक है। चट्टानों को काट कर बनाया गया सबसे बड़ा मंदिर कौन है? एलोरा है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स कौन सा मंदिर है तो आपको बताना है। तो ये सही आंसर क्या होगा? कैलाश। इसका सही आंसर होगा कैलाश मंदिर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखो अभी गद्यांश से रिलेटेड है। क्वेश्चन 56 से 60 तक गद्यांश पढ़ना है आपको। अब यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद से हम गद्यांश पे जाएंगे। बोला गया है कि देश प्रेम का अंकुर विद्यमान है। देश प्रेम का अंकुर विद्यमान है किसके अंदर? तो अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भाव और स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत हो। ठीक है, प्रत्येक देशवासियों को अपने वतन से प्रेम होता है, चाहे उसका देश सूखा, गर्म या दलदलों से युक्त हो। देश प्रेम के लिए किसी आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह तो अपनी भूमि के प्रति मनुष्य मात्र की स्वाभाविक ममता है। मानव ही नहीं, पशु पक्षी तक को देश अपना प्यारा होता है। संध्या समय पक्षी अपने, देखो सभी प्राणियों में ना बोला गया है कि किस में विद्यमान है, तो इसका सही देश प्रेम का अंकुर सभी में विद्यमान है। ठीक है, सभी में विद्यमान है, दैट मीन्स क्या है? सभी प्राणियों में विद्यमान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग पैसेज यही से ले लेंगे। अगला क्वेश्चन है सच्चा देश प्रेमी। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो हम जाते हैं पैसेज पे। सच्चा देश प्रेमी, ठीक है, तो सच्चा देश प्रेमी कहाँ पे मेंशन है? तो हम पहले भी पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि मातृभूमि के नारे लगाने से ही देश प्रेम व्यक्त होता है। दिन भर वे त्याग, बलिदान और वीरता की कथा सुनाते नहीं थकते, लेकिन परीक्षा की घड़ी आने पर भाग खड़े होते हैं। ऐसे लोग स्वार्थ त्याग कर, जान जोखिम में डालकर देश की सेवा क्या करेंगे? आज ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। पैसेज खत्म हो गया। अभी देखो यहाँ पे सच्चा देश प्रेमी कौन होता है? तो वही जो परीक्षा की कसौटी पे खरा उतरता है, वही क्या होता है? सच्चा देश प्रेमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है देश प्रेम का अभिप्राय है। देश प्रेम का अभिप्राय किस चीज़ से है? तो देश के प्रति कोमल भावों का हृदय, बिल्कुल नहीं। अनथक प्रयत्न करके देश का निर्माण करना, बिल्कुल नहीं।
उसके बाद से अगला है देश हित के लिए शत्रु से संघर्ष करना, बिल्कुल नहीं। देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममतत्व, ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, देश प्रेम से रिलेटेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संध्या समय पंछी अपने घोंसलों में वापस चले जाते हैं क्योंकि, तो हमने अभी पैसेज में पढ़ा था, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि दिन भर घूमकर वे थक जाते हैं, बिल्कुल नहीं। उन्हें रात को आराम करना है, कुछ पक्षी देखो दिन में रात में जागते हैं। जानवर भी अपने निवास स्थान को चले जाते हैं, गलत। उनको क्या होता है कि उनको अपना नीड प्यारा होता है, क्या है, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है वही देश महान है जहाँ के लोग, वही देश महान है जहाँ के लोग क्या करते हैं, तो त्याग और उपसर्ग में सदा आगे रहते हैं, वही का देश क्या है, महान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट पैसेज दिया गया है, नेक्स्ट पैसेज क्या दिया गया है यहाँ पे, क्वेश्चन 56 से 60 तक देखेंगे। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं, ठीक है। तो सच्चे वीर क्या, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए, पहले हम पढ़ लेते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है, कभी लड़ने मरने से, खून बहाने से, तोप तलवार के सामने बलिदान करने से होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है, जब कभी उसका विकास हुआ तभी एक रौनक, एक रंग, एक बहार संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है, वीरों के बनाने के कारखाने नहीं होते, वे तो देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह छोड़कर जीवन के अंदर की तहों में पहुँचे, तब नए रंग खिलेंगे, यही वीरता का संदेश है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो जो उपयुक्त शीर्षक होगा वो क्या होगा, सच्ची वीरता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया वीरता का संदेश क्या है, तो यह संकल्प कि किसी भी हालत में युद्ध जीतना है, बुद्ध जैसे राजा की भांति विरक्त होना है और उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना है। अगला क्वेश्चन है वीरों की देवदार वृक्ष से तुलना की गई है क्योंकि खाना पीना मिलने पर ही बढ़ते हैं, गलत। वह दिल उदार होता है, बिल्कुल गलत। अगला जो दिया गया सत्य का हमेशा पालन करते हैं, गलत। वह स्वयं पैदा होते हैं, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं, हमने पढ़ा था, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है। अब देखो क्रोध है, युद्ध है, त्याग है और दान है, तो कौन सा रूप वीरता का नहीं है, तो वो है क्रोध, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वीरता का एक विशेष लक्षण है, क्या विशेष लक्षण है वीरता का, तो नकल करना, करुणा, हास्य नहीं, नयापन क्या होता है, वीरता का एक विशेष लक्षण होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया निर्गुण का संधि विच्छेद होगा, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो होगा निह गुण, निह प्लस गुण, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सृष्टि शब्द का विलोम बताइए, सृष्टि शब्द का विलोम क्या होगा, तो वो होगा प्रलय, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दूर से फेंककर चलाया जाने वाला हथियार कहलाता है, दूर से फेंककर जो हथियार चलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अस्त्र बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अस्त्र। अगला है कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है, तो कलेजे पर सांप लौटना मतलब क्या है, ईर्ष्या से जल उठना, तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी ईर्ष्या से जल उठना। अगला क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो एरर आंसर इज डी, अगर कहीं एरर नहीं है तो डी होगा, बाकी अगर कोई एरर है तो उसको फाइंड आउट करिए। पहला दिया गया है द क्रिमिनल विल सर्टेनली बी हंग, ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले तो यही मिल गया, तो ये क्या होगा द क्रिमिनल विल बी सर्टेनली हंग, ऐसे होना चाहिए, तो ये क्या है गलत दिया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसी में एरर है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है ही टोल्ड अस, कि आगे कौन सा सेंटेंस लगाना है। तो पहला दिया गया दैट ही एंजॉय द मूवी, दैट ही एंजॉयड द मूवी, ही बी एंजॉयड द मूवी, दैट ही हैड एंजॉयड द मूवी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट ही हैड एंजॉयड द मूवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आई बिलीव हिम ही इज राइट, ही इज राइट, ही टू बी राइट एंड दैट टू बी राइट। तो आई बिलीव ही इज राइट हो जाएगा इसका, आई बिलीव ही इज राइट इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है द पायलट्स हैड बीन वार्न्ड अबाउट द स्टॉर्म बिफोर दे टुक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टुक, अप, अवे, ओवर, अप, ऑफ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑफ, टुक ऑफ हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच आपको आइडेंटिफाई करना है, कम हियर नाउ। तो आपको बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं, तो उसका क्या होता है, उसका सही आंसर जो होता है हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। जो गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं ना अपने शरीर के टेम्परेचर को एक जैसा बनाए रखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है धमनियों व सिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंजियोलॉजी। याद रखेंगे, एंजियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल संक्रमण है। ठीक है, वाटर बॉर्न कौन सा रोग है, ऑप्शन है टाइफाइड, हैजा, ट्यूबरकुलोसिस एंड हेपेटाइटिस ए। आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो देखो कौन कौन सा वाटर बॉर्न है। ठीक है, तो देखो पहला है वाटर बॉर्न, उसके बाद हैजा भी वाटर बॉर्न है, और उसके बाद से क्या है हेपेटाइटिस ए। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 4। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला फूड चैन में सबसे निचले स्तर पर है। सबसे निचले स्तर पे क्या है फूड चैन में, तो वो होता है थर्ड, तृतीयक उपभोक्ता। याद रखेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है, तो कैसा होता है, एक दिशीय ऊर्जा प्रवाह होता है पारिस्थितिक तंत्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक कौन से हैं। तो दो घटक जो है वो है जैविक और अजैविक घटक। याद रखेंगे, जैविक और अजैविक घटक। अगला क्वेश्चन है किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है ना सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है दाब बढ़ाने पर पदार्थ का क्वथनांक कैसा हो जाता है, तो पहले कम होता है और फिर अधिक होता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, पहले कम होता है फिर अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है नाव में कूदने पर नाव का पीछे की तरफ जाना किसका उदाहरण है। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम और फैराडे का नियम। ठीक है, तो क्या है ये कौन सा नियम पीछे जाना, तो गति का ये तृतीय नियम है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है महासागर का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि उस पर गिरने वाला प्रकाश कैसा होता है, परावर्तित होता है। याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। गिरने वाला जो प्रकाश होता है वो परावर्तित होता है, इसलिए महासागर का रंग नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है। संविधान की कुंजी की संज्ञा किसे दी गई है, तो वो दी गई उद्देशिका को। याद रखेंगे उद्देशिका, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या निहित है, कोई भी पेशा अपनाना, भाषण की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का उन्मूलन और धर्म का पालन एवं प्रचार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोई भी पेशा अपनाना और भाषण की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के लेख के साथ निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है। कौन सा अधिकार गलत तरीके से मेल खा रहा है आपको ये बताना है।
तो देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में आता है, अनुच्छेद 23 से 24 में, बिल्कुल सही है। समानता का अधिकार किस में आता है, 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार आता है 19 से 22 में। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 11 से 13 में। ये बिल्कुल गलत है, 11 से 13 में धर्म की स्वतंत्रता नहीं आती है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये मेल नहीं खा रहा है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कहा गया अनुच्छेद 49 में कहा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, तो क्या होता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्ह हो, और उक्त सभी शर्तें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी अनिवार्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं, तो वो है 34। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वह कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसे प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों का निलंबन करने का अधिकार प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो किस अनुच्छेद के तहत, तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 213। 213 के अंतर्गत ना राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। आपको ये बताना है, तो भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो वो है 25 उच्च न्यायालय हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान कीजिए, ये सभ्यता है और उसके साक्ष्य है, किस सभ्यता का साक्ष्य क्या है, आपको ये मिलान करना है। अब देखो, मोहनजोदड़ो पीतल का इक्का, फिर यहाँ पे है बनवाली क्रीडागार, हड़प्पा उत्तम किस्म के जौ, और धौलावीरा मीन्स धौलावीरा कहाँ मिला गया, तो डांसिंग गर्ल। ठीक है, अभी आपको मिलान करना है, आपके पास 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, कौन सा मतलब सही सीक्वेंस होना चाहिए उसके लिए। तो देखो इसका सही आंसर होगा क्या, मोहनजोदड़ो में क्या मिला था, तो यहाँ पे मिला था डांसिंग गर्ल। ठीक है, उसके बाद बनवाली में क्या मिला था, तो उत्तम किस्म की जौ। फिर सी वाला क्या है, ये हड़प्पा, तो हड़प्पा में क्या मिला था, पीतल का इक्का, साक्ष्य मिले थे। और धौलावीरा में क्या मिला था, क्रीडागार। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिलाप कर ये वेद है और ये उसके कुछ उपवेद हैं। ठीक है, अब कौन सा वेद किससे बिलोंग करता है आपको ये बताना है। तो देखो, जो ऋग्वेद होता है ना, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो कौन है, आयुर्वेद है। ठीक है, और उसके बाद सामवेद है, तो सामवेद का जो वो वेद है, कौन सा उपवेद है, तो वो है गंधर्व वेद। ठीक है, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा है, तो यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, 4, 3, 2 एंड 1। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, 4, 3, 2 एंड 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो उसका नाम है त्रिपिटक, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सफ़ेद संगमरमर की बनी पहली इमारत कौन सी है। तो वो कौन सी है आपको बताना है। मुगल काल की सफ़ेद संगमरमर की पहली इमारत, तो वो है, ताजमहल कभी मत लगाना, ये हो जाएगा एतमादुद्दौला का मकबरा, याद रखेंगे, एतमादुद्दौला का मकबरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कूट गलत मिलाया गया है। ठीक है, कौन सा कूट गलत है। ठीक है, तो गलत देखते हैं, झांसी, लक्ष्मीबाई, लखनऊ, बेगम हजरत महल
और फैजाबाद लियाकत अली, जगदीशपुर कौन है, वीर कुंवर सिंह। तो क्या है ये, इसका जो गलत मेल है वो है फैजाबाद लियाकत अली। इसका सही आंसर हो जाएगा फैजाबाद लियाकत अली से मेल नहीं खाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन किस स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बंगाल विभाजन। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन है फख ए अफगान किसे कहा गया है। फख ए अफगान किसे कहा गया है, तो वो कहा गया है गफ्फर खान को। याद रखेंगे गफ्फर खान को फख ए अफगान कहा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किसमें लिखित योजना पर आधारित है। ठीक है, अब देखो मार्ले मांटो 1919, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से चटगांव शस्त्रागार कांड में कौन नहीं जुड़ा है। चटगांव शस्त्रागार कांड में कौन नहीं जुड़ा है, तो वो कौन है, वो है लाला लाजपत राय। ये इस कांड में नहीं जुड़े हुए थे, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगस्त क्रांति के नाम से किस आंदोलन को जानते हैं। कौन सा आंदोलन है जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है अगस्त क्रांति। इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त क्रांति। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।